Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of photosystems. In this lecture, we will discuss about the photosystems of photosynthesis that are involved in the process, as well as we will discuss about the role of carbon dioxide and water in the phenomenon of photosynthesis. लेक्चर में हमने दो ही बल्कि तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। फ़ोटो सिस्टम क्या होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना या प्रोसेस में क्या रोल है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अरेंजमेंट ऑफ फोटो सिस्टम्स, यानी हमने ये डिस्कस करना है कि पिगमेंट जो हम बात करते हैं कि लेक्चर 1 में हमने फ़ोटोसिंथेसिस की पिगमेंट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। उनकी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं फ़ोटो सिस्टम का। बेसिकली हम ये बात करते हैं कि लाइट की इफ़ेक्टिव एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो फ़ोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं वो एक क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज हो, यानी एक क्लस्टर एक ग्रुह की फॉर्म में अरेंज हो। इन क्लस्टर्स को नाम दिया जाता है फ़ोटो सिस्टम का। जो पेरिफेरल पार्ट होता है इस चीज़ का, उसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं लाइक क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको रिएक्शन सेंटर का नाम दिया जाता है, जहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद होती है विद एसोसिएटेड प्रोटीन। और क्लोरोफिल ए जनरली ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन करती है 660 नैनोमीटर पर, यानी कि 660 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन करती है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट की, और फिर उसके बाद ये उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर देती है। तो फोटो सिस्टम्स को टू बेसिक टाइप के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया गया, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइट दे एब्जॉर्ब। फोटो सिस्टम 1 की जहाँ तक बात है तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है 700 नैनोमीटर को, दैट्स वाई इसको फोटो सिस्टम 1 या P700 कहा जाता है। सिमिलरली फोटो सिस्टम 2 जो होता है इसका ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो इसको नाम दिया जाता है P680 का। ये दोनों फोटो सिस्टम्स अपने ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी की वजह से नेम दिए गए हैं, अदरवाइज़ इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। हम ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से कि अगर ये हमारा रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, यानी ये हमारा मेन सेंटर है, तो ये जितना भी आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है ये सारा क्या होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इनका काम क्या है कि इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करना है और लाइट एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन सेंटर के अंदर देना है जहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद है, ताकि वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सके। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट का फोटोन गिरा है, यहाँ से इस तरफ लाइट आई है, फिर इस तरफ गई है, फिर इस तरफ गई है, फिर इस तरफ गई है, एंड फाइनली वो कहाँ पे पहुँच गई है, इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर। ये हम कहते हैं कि ये रिएक्शन सेंटर में। ये आपको मेंशन भी नज़र आ रही हैं कि सराउंडिंग के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा है, और जो सेंटर में रिएक्शन सेंटर मौजूद है वहाँ पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जिसने बेसिकली करनी होती है फोटोसिंथेसिस। आप इसको यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है, कि ये लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है। अब इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि सेंटर में हमारे पास मौजूद है रिएक्शन सेंटर, ठीक है, और इसके बाहर इस तरह से जो है एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। इनमें से कोई क्लोरोफिल बी का होगा, कोई कैरोटीनॉइड का होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि लाइट जब यहाँ पर ट्रैवल होगी, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, और फाइनली इस रीजन में पहुँच जाएगी। तो जब यहाँ पर लाइट पहुँचेगी तो जैसे ही वो यूटिलाइज़ होने शुरू होगी, यानी वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होगी, और फिर वहीं पर लाइट को जो है वो यूटिलाइजेशन भी की जाती है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि जैसे ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल वो लाइट एब्जॉर्ब करती है, जो कि उसके अपनी नैरो वेवलेंथ है, तो ये वर्क करती है एंटीना कॉम्प्लेक्स की पिगमेंट के साथ, ताकि एक लार्ज ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पर जो है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट किया जा सके। अब ये जो पिगमेंट है ये लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ को मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद सारी चीज़ें पास की जाती हैं टुवर्ड्स द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्शन सेंटर। जहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जहाँ पर मौजूद होगा, सो डेफिनेटली वहाँ पर एनर्जी जो है वो
क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में उसको एक्साइट करके आगे की तरफ भेजेगा और नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करवाएगा। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल है वो अब ऑक्सीडाइज हो चुकी है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिए हैं। और इसमें हम ये बात करते हैं कि क्लोरोफिल जो होती है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म है, जब ये लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगी इसकी वजह से इसके अपने इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऊपर की तरफ एक्साइटेशन कर जाते हैं तो क्लोरोफिल के अंदर एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है कि अब क्लोरोफिल जो है वो ऑक्सीडाइज हो चुकी है और ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एटीपी के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़रूरी होती है। ये तो मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं कि लाइट का रोल है या लाइट की जो है ना अरेंजमेंट है। फिर हम ये चीज़ अच्छे से जानते हैं कि लाइट तो एक आप कहते हैं ड्राइविंग एनर्जी के तौर पे काम करती है कि रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है या कंटिन्यू करवाती है। जो मेन मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का सोर्स होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। और प्लांट को इस वजह से नाम दिया जाता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं बिकॉज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया, लाइट एनर्जी में रिएक्शन की और फिर उसको फाइनली ग्लूकोज यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो यूटिलाइजेशन होती है लाइट और डार्क इंडिपेंडेंट हम कहते हैं कि डार्क या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में होती है। यानी ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करते हैं तो ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक को आप नाम देते हैं लाइट रिएक्शन का, ठीक है, जिसके अंदर एटीपी बनती है और इसके अलावा NADPH बनता है, ठीक है। और दूसरी तरफ होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड के अंदर ज़रूर रखनी है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि एयर के अंदर जो कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 टू 0.04% होता है। लैंड प्लांट्स क्योंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3-2 या कार्बोनेट आयन CO3-2- की फॉर्म में जो है ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी। तो वाटर के जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो इसी को सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इन्वॉल्व होता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर आगे ग्लूकोज के अंदर। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट थे, हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक लाइट रिएक्शन है जहाँ पे एटीपी NADPH बनता है और एक डार्क रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र कर दे या आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। यही बात हम कह रहे हैं कि दो तरह के प्लांट्स हैं, एक लैंड प्लांट्स हैं और दूसरे हैं एक्वेटिक प्लांट। जो लैंड प्लांट है एयर के अंदर कंटेंट तो कम है, 0.3 से 0.04% का कंटेंट है, तो वो तो डायरेक्टली स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट गेन कर लेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज़ कर लेगा। लेकिन जो डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिफरेंट बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयन की फॉर्म्स में हो सकती है जो एक्वेटिक प्लांट्स को अवेलेबल होगी और ये अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन इसी फॉर्म के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल की जहाँ तक बात है तो वाटर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हम कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट में से एक होती है जो कि यूटिलाइज़ होती है। अब अगर हम वाटर की बात करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है एज इलेक्ट्रॉन डोनर जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा और ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन के P680 के इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे वहाँ पे होल क्रिएट होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं तो पीछे एक जगह क्रिएट हो जाती है जिस वजह से क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यही जो वाटर के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उस क्लोरोफिल जो कि ऑक्सीडाइज हो चुकी है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसको नॉर्मल या रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर दोबारा लेके आता है। 2H पॉजिटिव आयन जो है
ये NADP पॉजिटिव लेगा और NADPH की सिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट। ये तो रोल था कि वाटर का फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल है। अब बेसिक एक चीज़ माइंड में आती है कि क्या जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, यानी हमने कहा है कि ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही, तो क्या ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो वाटर वाली ऑक्सीजन होती है या ऑक्सीजन का सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है इसमें भी है। तो इस वजह से ये चीज़ माइंड में थी, तो इससे जो रोल ऑफ वाटर होता है कि वाटर का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। सो रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस ये सबसे पहले रिपोर्ट किया था नील ने 1930 के अंदर, और इसने हाइपोथेसाइज किया था कि प्लांट स्प्लिट करता है वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, कि प्लांट स्प्लिट करता है वाटर को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या होगा कि वाटर जब स्प्लिट हो जाएगा, ज़ाहिर है हाइड्रोजन जो है वो तो यूटिलाइज हो जाएगी और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन उसकी बेस थी, दो हाइपोथेसिस की बेस पे दो इसने जो है ना वर्किंग की। इसने किया 1940 के अंदर दो तरह के एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट ये वाला था जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नॉर्मल ली गई, लेकिन वाटर जो था वो O18 वाला यानी आइसोट्रॉपिक वाटर लिया गया। और जब ये वाटर लिया गया तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसीड हुआ और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई, तो उस दौरान ग्लूकोज तो नॉर्मल थी, वाटर भी नॉर्मल था, लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो O18 वाली थी। यानी जहाँ वाटर O18 का यूटिलाइज़ हुआ है वहीं पर ऑक्सीजन भी O18 वाली थी। दो चीज़ें कि वाटर O18 वाला जहाँ पे इस्तेमाल हुआ तो ऑक्सीजन भी O18 वाली थी, ठीक है। और दूसरी तरफ जब उसने सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड O18 वाली ली तो ग्लूकोज़ की जो है O18 वाली थी, और साथ में जो वाटर स्प्लिट हुआ वो O18 वाला था। तो इस इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हो गई कि वाटर जो है ये बेसिकली स्प्लिट होता है, तो हाइड्रोजन तो वैसे यूटिलाइज हो जाता है NADPH के सिंथेसिस में, और ऑक्सीजन जो है ये फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। यानी वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द एटमॉस्फेयर। तो उसको हम नाम देते हैं कि वाटर इन दोनों चीज़ों का सोर्स था। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज का पार्ट भी बनती है और वो स्प्लिटेड वाटर का पार्ट भी बनती है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई थी कि अगर आप ये बात करते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास तीन प्रोडक्ट आते हैं, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, और जबकि इसके दो रिएक्टेंट थे, तो हम ये बात करते हैं कि वाटर जो है इसका जो पॉजिटिव यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन इसका जो ऑक्सीजन है ना वो O2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज में रिड्यूस्ड हो जाती है, लेकिन उसके पास जो ऑक्सीजन होगा वो उसका अपना ही होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के पास सेम वही ग्लूकोज के पास भी ऑक्सीजन होगा। और दूसरी बात क्या कि कुछ ऑक्सीजन की क्वान्टिटी वाटर का पार्ट भी बन जाती है। यानी यहाँ से ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज का पार्ट भी बन जाती है और फ्री वाटर का पार्ट भी बन जाती है, जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होता है। So that was about today's lecture, because in this lecture we have to discuss about the photosystems and their particular arrangement into the reaction center or antenna complex, and afterwards we have discussed the role of carbon dioxide as well as role of water, and we discussed Wayne Neal's hypothesis in it. अब इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की है इसमें आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देती हूँ कि रोल ऑफ पिगमेंट्स, या हम कहते हैं कि जो फोटो सिस्टम, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, और ये जितनी भी वेवलेंथ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है ये आपने एज एन MCQs प्रिपेयर करनी। यानी यहाँ से आपको जो चीज़ आ सकती है दैट इज़ अबाउट MCQ, यानी ये टॉपिक आपका MCQ के लिए होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये वाला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रोल, सेम ये भी MCQ के तौर पे आपको पूछा जाता है। तो इसके अलावा ये जो रोल ऑफ वाटर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपाउंड इज़ द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, विच कंपाउंड इज़ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है जिसमें आपको ये हाइपोथेसिस लिखना पड़ेगा कि वाटर जो होता है वो सोर्स ऑफ फ्री ऑक्सीजन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल you may like and subscribe the channel as well for upcoming video lectures on different biology topics as well as botany and zoology topics. Till the next video lecture, wish you all the very best and good luck.